गाइस, नवयाना एजुकेशन। आज की डेट है 22 जुलाई। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। पहला आर्टिकल सचिन पायलट से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो राजस्थान में पॉलिटिकल इश्यूज अभी चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, बट जो इम्पोर्टेंट इशू इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, वो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 1985 में ये एक्ट पास हुआ था। शेड्यूल 10 में इसका प्रोविज़न है और इसकी जो अथॉरिटी होती है वो स्पीकर के पास दी गई है। क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? देखिए, 1985 से पहले पैसे देकर एमपीज एमएलएज का हॉर्स ट्रेडिंग किया जाता था, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में। इसके वजह से सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो बहुत अनस्टेबल हुआ करती थी। तो ये एक्ट बनाया गया, कुछ उसमें प्रोविजंस बनाए गए ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक सके। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या प्रोविजंस है? देखिए, अगर कोई एमपी एमएलए अगर पार्टी के विप को डिफाई करता है, मतलब पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को नज़रअंदाज करता है, या तो अगर पार्टी लाइन का अगर कोई वोटिंग होगा कि पार्टी ने अगर सोचा है कि इस मुद्दे पे ये वोट डालना है, बट अगर वो दूसरा वोट डालता है या पार्टी छोड़ देता है, या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो जो एक निर्दलीय जो व्यक्ति है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, पर चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या तो कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है। ये 5 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन उस मेंबर को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर बार कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, ठीक है, या उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो मैटर अभी ये चल रहा है कि जो सचिन पायलट के साथ जो उनका गट था वो कहता है कि विप जो भी हमें इशू की गई थी वो असेंबली तक सीमित होती है। जो भी विप होती है वो असेंबली जब सेशन में होती है तब दी जाती है। असेंबली जब सेशन में ही नहीं है तो विप का कोई अर्थ नहीं है। तो ये एक जनरल डिस्कशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो सबसे बेसिक हमें एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ये पता होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा का ये एक न्यूज़ था। अमरनाथ यात्रा अभी रद्द कर दी गई है। तो उसमें एक छड़ी मुबारक करके ये एक इसमें प्रथा होती है। तो ये कहीं हमें प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि छड़ी मुबारक ये प्रथा किस किस फेस्टिवल से या किस डीटी या कहाँ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ आ सकता है। तो ये छड़ी मुबारक ये एक यात्रा होती है साधु महात्माओं की, जो चलती है श्रीनगर से अमरनाथ तक। बस हमें इतना ही याद रखना है, अगर कहीं आ गया गलती से तो आपको पता होना चाहिए। अब ये एक आर्टिकल है, यहाँ पे कहता है 23% ऑफ दिल्लीइट्स हैड एंटीबॉडीज टू वायरस। एक सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया था। सीरो सर्वे क्या होता है? ये एक सैंपल बनाते हैं जो पूरा एक एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट होता है, उसमें अलग अलग लोगों को चुन के एक सैंपल बनाया जाता है और उनका टेस्टिंग किया जाता है। और जो ये टेस्टिंग आता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे स्टेट के लिए ये एक वैलिड कर दिया जाता है। तो ये सीरो सर्वे इस तरीके का कंडक्ट किया गया था जिसमें ये पता चला कि 23% दिल्लीइट्स ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है वायरस के प्रति। तो एक हर्ड इम्यूनिटी HERD हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है पूरे, मतलब 23% ऑफ दिल्लीइट्स में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है वायरस के अगेंस्ट। अब यहाँ पे एक एलिसा टेस्टिंग करके भी एक 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 न्यूज़ में चल रहा है। तो एलिसा टेस्टिंग क्या होती है? ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो आपके ब्लड में होते हैं उसको मेजर करती है, ठीक है। एक आगे प्लाज्मा थेरेपी का भी एक आर्टिकल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इससे ही रिलेटेड है वो। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ये एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी बनाती है एंटीजेंस के विरुद्ध। तो ये बस कहीं हमें अगर प्रीलिम्स में आ गया तो आप याद रखिएगा। दूसरा,
हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बॉडी को एक काम दिया गया था। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जो भी जूज में अभी, सॉरी सर्कसेस में जो अभी एनिमल्स फंसे हुए हैं उनके रिगार्डिंग। और हाई कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बॉडी को ये बोला है कि जो ये एनिमल्स जो फंस गए हैं सर्कस में, और सर्कस ही अभी बंद है, तो उन पे भुखमरी की समस्या हो सकती है। तो ऐसे एनिमल्स को तुरंत जू में रवाना कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं ये एनिमल वेलफेयर बॉडी क्या है। तो सबसे पहले ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ये हमें याद रखना चाहिए। इट्स एन एडवाइजरी बॉडी, 1962 में बनाई गई थी। लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणदले जी की इनिशिएटिव से ये बनाया गया था। और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, इसके अंडर बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला जा सकता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है या एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, किसके अंडर है। तो ये हमें ये एक पता होना चाहिए। इट्स अ प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी। देखिए, वेलफेयर है और क्रूएल्टी है, ये दो शब्द आप याद रखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चेन्नई में ये बॉडी है अभी फ़िलहाल। ये एक आर्टिकल है द हिंदू में आया है। इसमें ऑथर काफ़ी एग्रेसिवली जो गवर्नर का रोल है उसे प्रोटेस्ट करते हैं कि बट वो काफ़ी एक पॉलिटिकल पॉइंट है, हमें उसमें नहीं जाना है। बस ये एक आर्टिकल हमें इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 159 जो कहता है कि इट्स अ पावर, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक गवर्नर पे ये एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो बस हमें ये याद रखना है, कभी अगर आ गया एग्ज़ाम में तो कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है उससे रिलेटेड ये एक आर्टिकल है। तो अभी इशू क्या चल रहा है, इशू क्या है? द हिंदू का ये आर्टिकल है। इशू अभी ये चल रहा है कि अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी 14 जुलाई को, और डिसएंगेजमेंट की बात चल रही थी, बट कुछ खास डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। बफर जोन की बात चली है कि बफर जोन हम बनाएंगे, बट ऑथर कहते हैं ये बफर जोन तो इंडियन टेरिटरी में ही आया है, तो इस मीटिंग का ऐसे कुछ खास कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ऑथर ये भी कहता है कि चाइना का फुटहोल्ड जो है वो पहली बार कोंगा पास के आगे तक पहुंचा है। तो सजेशंस इसमें अभी ऑथर क्या देते हैं? तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प डिवीज़न है जो खारिज कर दिया गया था, जिसकी पावर कम कर दी गई थी, ये हमें वापस रिव्यू करने की ज़रूरत है। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प, ये नाम आप याद रखिएगा। दूसरी बात ऑथर ये कहता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमें इसके बीच नहीं आने देना चाहिए। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो चल रही है लद्दाख में, ये हमें नहीं आने देनी चाहिए इस पूरे डिप्लोमेटिक एक्सचेंज में। दूसरी बात ऑथर कहते हैं कि जैसे हम मिलिट्री को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, मिलिट्री एक्शन करनी ही चाहिए, बट उसके साथ नॉन मिलिट्री टूल्स भी हमें अपनाने चाहिए। नॉन मिलिट्री टूल्स क्या होते हैं? डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ओपिनियन। अभी इंटरनेशनल ओपिनियन मतलब हम काफ़ी सारे फोरम्स का पार्ट है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स का पार्ट है, तो उसमें हमें इंटरनेशनल एक ओपिनियन बनाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, ऑथर ये कहता है। ऑथर ये भी कहता है कि जो हमारी नैम की जो रिलेशनशिप थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी हमें रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऑथर एक दूसरी बात ये भी कहता है कि जो सॉफ्ट पावर
है हमारी। सॉफ्ट पावर मतलब स्पिरिचुअल कल्चरल हमारे एट्रीब्यूट्स है, उसको हमें रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। अभी आपको पता है कि चाइना में बुद्धिज़्म काफ़ी काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी माना जाता है। बट बुद्धिज़्म की शुरुआत इंडिया से हुई थी, तो हमारे पास ये एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि हम एक एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी हम कर सकते हैं। ऑथर ये भी कहता है कि तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जिनको गवर्नमेंट ने काफ़ी इग्नोर कर दिया गया है चाइना के फेवर में, बट वो हमें अभी उनको जो उनकी पोजीशन है वो और जो उनकी अथॉरिटी है वो हमें उनको देनी चाहिए, उनको उतना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए। हिमालयन बुद्धिज़्म भी हमें अभी प्रोपोगेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं जो हमारे प्रीवियस डिस्कशन हुए इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। यहाँ पे आप इस तरीके के कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। आगे रीपर्पस्ड मेडिसिन के बारे में ऑथर बात करते हैं। तो रीपर्पस्ड मेडिसिन क्या होता है? देखिए, मेडिसिन जैसे अभी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए बनाई गई है, बट अलग कोई नई डिजीज़ आ जाती है, जैसे ये कोविड-19 आ गई है, तो जो प्रीवियस जो ड्रग्स बने गए थे, जो मेडिसिन बनी गई थी, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये नए डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए ये मेडिसिन्स यूज़ किए जा सकते हैं क्या? तो इन्हें कहते हैं रीपर्पस्ड मेडिसिन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी रेमडेसिविर, ये जो गिलीड करके ये कंपनी है, इसने बनाई थी, इबोला के लिए बनाई गई थी, बट ये एक काफ़ी कारगर साबित हो रही है कोविड-19 की सिचुएशन में। ये अभी एक फेविपिराविर, ये भी एक मेडिसिन है जो टोयामा केमिकल कंपनी है जापान की, उसने बनाया गया था। तो ये भी एक एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है, बट इनके प्राइजेस बहुत हाई है। तो ऑथर कहते हैं कि कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, उनकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइजेस कम करें इनका और इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम करें, ताकि मतलब कुछ मेडिसिन बहुत कम दाम में बेचने से अच्छा है बहुत सारी मेडिसिन कम कम दाम में बेचिए। सॉरी, कुछ फ्यू मेडिसिन बहुत ज़्यादा दाम में बेचने से अच्छा है बहुत सारी मेडिसिन काफ़ी कम दाम में बेचो, इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाओ, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ऐसा ऑथर कहता है। बर्डन, ये एक ग्लोबल पैंडमिक का बर्डन है हम सभी में, तो गवर्नमेंट के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने भी मदद करने की ज़रूरत है, और इस तरीके के रीपर्पस्ड मेडिसिन जो है उनकी प्राइजेस घटनी चाहिए। व्हेन स्कूल रीओपन्स, ये भी एक द हिंदू का आर्टिकल है, स्कूल रीओपन्स। तो ऑथर कहते हैं कि अभी स्कूल रीओपनिंग में स्कूल अभी जल्द ही खुल जाएंगे, बट हमें अभी ये डिबेट छोड़नी चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना कारगर है नहीं है, और हमें ये देखना चाहिए कि जब स्कूल्स ओपन होंगे तो हम उन्हें सेफ़ और हाइजीनिक बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर ये भी कहते हैं कि काफ़ी अलग अलग काइंड ऑफ स्कूल्स होते हैं, रूरल, अर्बन, गवर्नमेंट टाइप भी मल्टीपल कैटेगरी है, उनका मैनेजमेंट अलग है। तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी ऑन एन पैन इंडियन लेवल इन द ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स। जो स्कूलिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें पैन इंडियन लेवल पे कोई यूनिटी नहीं है। तो उस तरीके से अभी हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जो कि जब स्कूल रीओपन हो तो ये काफ़ी स्मूथ जो बच्चों का ट्रांजिशन है नो स्कूल टू स्कूल में, तो वो एक अच्छे तरीके से हो। ठीक है, अब काफ़ी इश्यूज़ हो गए हैं, अभी स्कूल ड्रॉप आउट्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाहर चले गए हैं, तो उनको रिटर्न आने को काफ़ी वक्त लगेगा नेटिव प्लेस पे। तो ये सभी फैक्टर्स हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। स्टेट भी कम स्पेंड करेंगे स्कूल्स पे। और एक एपिसोडिक मेमोरी के बारे में ऑथर बात करते हैं। एपिसोडिक मेमोरी मतलब जैसे अभी आप जब बचपन के आपके किस्से आपको काफ़ी याद होंगे अब तक, कि कुछ इवेंट हुआ था या कुछ कोई भी इंसिडेंस हुआ था जो आपकी बचपन में, वो अब तक आपको याद रहेगा, इससे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी।
तो ऑथर कहते हैं कि बच्चे इतने सोशल होते हैं अपने स्कूल में, और सडनली हम उन्हें बोलेंगे कि यार आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, किसी को छुओ मत, किसी से बात मत करो, तो ये एक उनके दिमाग में रह जाएंगी ये बात। तो ये एपिसोडिक मेमोरी जो है इसके लिए, और ये काफ़ी हद तक उनके जो सोशल बिहेवियर है उनको अफेक्ट कर सकता है। तो ऑथर कहते हैं कि जो स्कूल करिकुलम है इसमें हमें कुछ पॉलिसीज़ या मेजर्स हमें डालने पड़ेंगे जो ये ट्रांजिशन काफ़ी अच्छे से कर पाए। आगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, कुछ ना कुछ आपको सवाल इससे पढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है, या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? ये एक टाइप का पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो अभी देखिए, जब एक 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 वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, तो जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है? ये एंटीबॉडीज़ वायरस को ढूंढती है, वाइट ब्लड सेल्स अटैच करती है आपकी इम्यून सिस्टम उन वायरसेस पे, और उन्हें ख़त्म कर देती है। बट अभी जैसे ये नए वायरसेस अभी अगर आते हैं तो एक इम्यूनिटी डेवलप करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या करता है कि जो व्यक्ति ने ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम या एंटीबॉडीज़ उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर दी गई है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी उसी एंटीबॉडीज़ को लेके दूसरे आदमी के ब्लड में डाल देते हैं, ताकि जो उसके ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको मदद मिले और जल्दी से जल्दी ये वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का ये सिंपल फंडा है, तो ये आप याद रखिएगा। कॉमन कॉज एट द सी, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तो इसमें बेसिकली जो मलाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में बात किया जाता है। अभी हमने कल परसों में डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया पार्ट होना चाहता है इस मलाबार एक्सरसाइज का। तो ऑथर काफ़ी डिटेल्स देते हैं मलाबार के बारे में, काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। बट जो हमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो एक बेसिकली कहते हैं कि यूएसए ने सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चाइना को कंटेन करने के लिए, ठीक है। अभी जो इंसिडेंसेस हुए साउथ चाइना सी में, चाइना का एक्सपांशन, चाइना इतना एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है बट यूएस से कुछ खास कर नहीं पाया, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि इस बार यूएस ने इस पूरा ये क्वाड का पूरा मदद करना चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए। वैसे ही ऑथर कहते हैं कि अभी हमें नेवल एक्सपांशन में भी सोचना चाहिए इंडिया ने, और नेवल एक्सपांशन करना चाहिए। और जो बाकी के जो आजू बाजू के जो कंट्रीज़ है जो कि चाइना की इस एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी से तंग आ गए हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑथर कहते हैं कि ये मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। आगे ये एक आर्टिकल है, रिक्लेम शांति निकेतन मूवमेंट। अभी ये हम कहीं ना कहीं जो एजुकेशन रिलेटेड है और जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर कहीं कोई डिबेट आ गया साइंस वर्सेस आर्ट या ऐसे कुछ, या कभी सोशोलॉजी में, या कहीं ना कहीं हम ये कोट कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा जो था उनका वो स्क्रैप कर दिया है। तो ऑथर कहते हैं कि जितना इम्पोर्टेंस हम स्पोर्ट्स को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें आर्ट एंड कल्चर को देना चाहिए, तभी जाके एक बैलेंस बन पाएगा और सोसाइटी में एक अच्छा सा बैलेंस होगा। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। आर्ट एंड कल्चर ये एक एक्सप्रेशन है ह्यूमन इमोशंस का, और आर्ट एंड कल्चर और ये इस तरीके का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोटा खारिज कर देना ये एक अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जो हमारी कल्चरली डाइवर्स जो हमारा नेशन है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं।
रीसेट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एक आर्टिकल है। बेसिकली ऑथर ये कहता है कि अभी हमें फूड सिक्योरिटी के कंसेप्ट से मूव होके न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस पर जाने की ज़रूरत है। आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अभी मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, आप इन्हें कोट कर सकते हो। ये जो वर्डिंग्स है काफ़ी अच्छे हैं। आप आंसर में अगर कोट करेंगे तो आंसर तो काफ़ी आपके आंसर्स रिच हो जाएंगे। तो जितना आपको याद रहेगा आप उतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहली बात तो इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जो प्रोटीन, मीट, पोल्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें इसका सबसे लोएस्ट है पूरे दुनिया में, ठीक है। उसके उसके बाद में क्लाइमेट चेंज की भी ऑथर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और इस तरीके के चेंजेस आएंगे कि इनका कंजम्पशन और कम हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस की की ओर हमें काम करना चाहिए। तो बेसिकली ऑथर कुछ पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम ये न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऑथर सबसे पहली बात कहता है कि 2050 तक जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होंगी वो हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑथर कहते हैं 2050 तक पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में एरिया प्रोडक्शन प्लान हमें बनाना है कि किस एरिया में क्या चीज़ हमें या इसमें से क्या चीज़ हमें किस एरिया में बनाने की या प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और जो ये आइडेंटिफाइड क्रॉप्स हो गए उन्हें इंसेंटिवाइज्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो प्रेजेंट फार्म इनपुट है जिन्हें हम सब्सिडाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र, पावर वगैरह जो सब्सिडी वगैरह देते हैं, उससे हमें आगे बढ़ के फार्म इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए हमें सब्सिडी देनी चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई फार्मर कुछ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ चीज़ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उससे हमें सब्सिडाइज़ करना चाहिए। रियल कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग फूड, ये हमें जानने की ज़रूरत है। उसके बाद में रोबस्ट मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, अगेन वेरी गुड वर्ड टू इंक्लूड इन योर आंसर। रोबस्ट मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केट की क्या डिमांड है, वो मार्केट में प्राइजेस किस तरीके से, ये हमें जानने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज ह्यूमन कैपिटल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है। और एक बेसिकली 20 ईयर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे। कहीं आप कोट करते आया तो आप 100% आप कोट कीजिएगा। एक न्यूज़ थी, पुलिस डोंट हैव सेम राइट एज सिटीजन, गुजरात डीजीपी ऑन सोशल मीडिया गैग ऑर्डर। तो ये क्या है गैग ऑर्डर? कहीं आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली गैग ऑर्डर वाज इन न्यूज़, व्हाट वाज इट रिलेटेड टू। तो ये बेसिकली क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पीआईबी में आया हुआ था ये अभी 20 जुलाई से अभी चल रहा है, अभी शुरू हो गया है। तो बेसिकली इसने डेफिनेशन ऑफ कस्टमर दी है। तो डेफिनेशन ऑफ कस्टमर में ओनली B2C बोलता है कि अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर हो तो ही आप पर ये एक्ट लागू होता है। अगर आप ये आप B2B है। अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस हो, मतलब आपने गुड्स या सर्विसेज लेके आगे कहीं बेची है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। 6 टाइप ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। राइट टू सेफ्टी, बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इनमें भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी गुंजाइश है। कुछ एक अलग से आपको राइट दे देंगे, बताएंगे कि ये राइट उसमें है या नहीं है, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। कॉम्पेंसेशन बढ़ाया गया है। अभी रीसेंट कॉम्पेंसेशन कहाँ तक है, 50 लाख और 5 साल की इम्प्रिजनमेंट तक, इतना इसमें कॉम्पेंसेशन अभी दिया गया है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक बनाया गया है। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है 1 करोड़ तक का केस ये देखेगा, स्टेट लेवल पे है 10 करोड़ तक का देखेगा,
स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल वाला जो है 10 करोड़ के ऊपर के सारे केसेस देखेगा, और हायर अपील रहती है सुप्रीम कोर्ट में। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हायर अपील सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं है, आप याद रखिएगा। एक यहाँ पे मीडिएशन सेल दिया गया है। मीडिएशन सेल क्या करेगा, अगर दोनों पार्टियों में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो उसकी गुंजाइश देखेगा। ई कॉमर्स इंक्लूड कर दिया गया है, ये हमने देखा। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी हमने देख ली, ठीक है। तो बस ये आप कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद रखिएगा। मेटा मटेरियल्स के बारे में है। मेटा मटेरियल्स क्या होता है, ये एक ऐसे आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटेरियल होता है। आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटेरियल, इनको हम जो चाहे वो प्रॉपर्टी हम इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिए। अगर कहीं पूछ लिया कि मेटा मटेरियल्स क्या है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।